हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा रहा है वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। आप मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं RO स्पेसिफिक, उन्हें प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट हो या पेपर सेकेंड हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो। आप बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दक्कन ट्रैप के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। यह दरारी उद्भेदन का परिणाम है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस काल में नहीं हुआ था। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में न होकर के दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था और यह ज्वालामुखी उद्गार जो बेसाल्टिक चट्टानों के उद्भेदन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यह जो है बेसाल्ट अपघटन से काली मृदा का निर्माण भी यही इसी से होता है। तो दक्कन ट्रैप संरचना का जो निर्माण है वह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणामस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है और इसी से काली मृदा का भी निर्माण हुआ है। जैसे इसके अपघर्षण और इसके अपर्दन के घिसे पिंड रूप से जो है आपकी काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो काली मृदा का निर्माण भी इसी से हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। यह कार्बोनिफेरस काल ना होकर के क्रिटेशियस काल होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ उष्ण गर्भ झरने दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। तालबीच यह किस राज्य में है? तालबीच की अगर हम बात करें, यह राजस्थान का गर्म झरना है। सोहना सोहना की अगर हम बात करें, सोहना जो है यह हरियाणा का गर्म झरना है। तपता पानी है उड़ीसा का। अनहोनी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तालबीच राजस्थान, सोहना हरियाणा, तप्त पानी उड़ीसा और अनहोनी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज क्षेत्र नहीं है? मलाजखंड, मोशाबानी, नोवा मुंडी या फिर खोदरीबा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नोवा मुंडी। देखिए, मलाजखंड जो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी क्या है? तांबा उत्पादन क्षेत्र है, तांबा भंडारण क्षेत्र है। मोशाबनी की अगर हम बात करें, ये भी झारखंड में है, झारखंड के सिंहभूम जिला में। कहाँ पे है? झारखंड में, झारखंड में है। और नोवा मुंडी जो है, यह क्या है? नोवा मुंडी लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये भी कहाँ पे है? ये भी आपके झारखंड में है। खोदरीबा कहाँ है? खोदरीबा राजस्थान में है, राजस्थान के अलवार जिला में। ठीक है, खोदरीबा जो है राजस्थान के अलवार जिला में स्थित है। और यह क्या है? खोदरीबा हो गया, मोसाबनी हो गया और मलाजखंड, ये तीनों क्या है? ये तीनों तांबा खनिज के लिए जाने जाते हैं, तांबा खनिज क्षेत्र हैं। जबकि नोवा मुंडी जो है लौह अयस्क क्षेत्र है या लौह अयस्क क्षेत्र खनिज क्षेत्र है और यह कहाँ पे है? यह आपके झारखंड में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। फलीदार फसलों की खेती से इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव होता है। यह मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त होती हैं। आपको इसमें गलत आंसर का चयन करना है। इसका सही गलत आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते, यह गलत है। यह भारत के सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। भारत में अगर हम बात करें, या भारत के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। मतलब भारत के कुल भूभाग के जो उपजाऊ मृदा है उसके कुल भूभाग के 43
4% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है और इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है और फलीदार फसलों की खेती के बाद इसमें नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है वो संभव हो पाता है। यह मिट्टी सिंचाई के लिए सर्वोपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मानसून, मानसूनी वन, सॉल जो है मानसूनी प्रकार की वन है। आबूनस जो है सदाबहार वन है। नागफनी अल्पाइन और सुंदरी मैंग्रोव। आपको बता दें इसमें कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पाइन नागफनी, यह गलत है। देखिए अगर हम बात करें शॉल वन जो है यह एक मानसूनी वन है और यह भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहाँ पे मानसूनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका ये शॉल हो गया। अगर सदाबहार वनस्पति की बात करें, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों में आबूनस, ताड़, महोगनी इत्यादि इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव यह सुंदरी प्रकार की वनस्पति है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्पाइन वन की अगर हम बात करें, यह हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में लगभग 2800 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं अल्पाइन प्रकार की वनस्पति और यहाँ पे पाइन, बर्च, जूनिपर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और नागफनी की अगर हम बात करें, नागफनी एक मरुस्थलीय वनस्पति है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, अर्थात यह शुष्क वनस्पति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? अवरोधी पट्टियों द्वारा, समुच्च रेखीय जुताई द्वारा, वनारोपण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्च रेखीय जुताई द्वारा पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को रोका जाता है। समुच्च रेखीय जुताई हो गया, समुच्च रेखीय खेती हो गया, सीढ़ीदार खेती, इन सब के माध्यम से पर्वतीय ढलानों पर मिट्टियों के कटाव को रोका जाता है। ऑप्शन बी सही है। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत या नव विकासवाद का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है और इसकी अगर हम बात करें, इसका प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीच द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीच किया जाता है। ह्यूगो डी ब्रीच द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, न कि पक्षी। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है, दूसरा सही है। असमतापी की अगर हम बात करें तो सभी ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे ठंडी में इनके शरीर का तापमान ठंडा, गर्मी में गर्म। इनके शरीर का तापमान मौसम या फिर से समय, वायु, जलवायु के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तित होता रहता है। और इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप वर्ग आते हैं। समतापी में वे रुधिर वर्ग, गर्म रुधिर वाले जंतु आते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण से प्रभावित न होकर के सदैव एक जैसा बना रहता है, जैसे पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहला सही है आपका, मतलब जो ये है कि पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है? नाथुला, जिलेपला, बड़ा लाचला या फिर बनिहाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलेपला दर्रे का निर्माण जो सिक्किम में स्थित है, इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है और यही इस दर्रे से भूटान जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। नाथुला दर्रा यह भी सिक्किम में स्थित है और नाथुला दर्रे से तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? आटाकामा, पोर्टोरिको, एलुसियन या फिर मरियाना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टोरिको गर्त जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। ये सभी दर्रे कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखिए,
कुछ बंदरगाह दिए गए हैं और उनकी प्रकृति दी गई है, तो कौन सा बंदरगाह किस प्रकृति का है उससे आपको सुमेलित करना है। अगर हम बात करें विशाखापत्तनम बंदरगाह की, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह यह लैगून से निर्मित बंदरगाह है। हल्दिया जो है यह नदमुख बंदरगाह है और कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। एक वर्ष बीस के या किसी वर्ष में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर, और उसी प्रकार किसी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है। और समुद्र के किनारे के भागों में दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो वर्ष भर तापमान एक समान बना रहता है, और यहाँ पर भी वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर दोनों बहुत ही कम पाया जाता है। तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा है कि यहाँ पे वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो मौसम है वर्ष भर एक समान मौसम रहता है, जिस कारण यहाँ भी वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के गुणों का पालन, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, एरिपोनिक पौधों को केवल जल में उगाना, पोमोलॉजी फल विज्ञान। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिपोनिक पौधों को केवल जल में उगाना। एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है, न कि जल में। और हाइड्रोफाइटोलॉजी के अंतर्गत पौधों को जल में उगाया जाता है, और एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में कौन सा गलत है उसकी पहचान करनी है। झूम कृषि, उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। दीपा झारखंड में कहा जाता है, पोडू आंध्र प्रदेश में, और धावी उड़ीसा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपा जो है झारखंड में नहीं छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे दीपा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। मक्का, चना, मूंगा या फिर चावल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है। चावल जिसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, और इसे कम से कम 110 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक, उगाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि मूंग, चना और मक्का यह तीनों क्या है, यह तीनों जो है शुष्क कृषि हैं के अंतर्गत इन्हें उगाया जाता है। जनजातियों तथा उनके देशों का गलत सुमेल क्या है। कुलामन जनजाति फिलीपींस, लैप्स जनजाति दक्षिणी स्कैंडिनेविया, कुंग जनजाति दक्षिणी अमेरिका, वेद्दा जनजाति श्रीलंका। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंग जनजाति दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। ठीक है, कुंग जनजाति जो है यह साउथ अफ्रीका की जनजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, कुंग जनजाति दक्षिण अफ्रीका की, कुलामन फिलीपींस की जनजाति है, लैप्स दक्षिण स्कैंडिनेविया की जनजाति है, बेद्दा श्रीलंका की, और कुंग जो है दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन सी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत कितना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 81 और 19। एग्जैक्ट है इसके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इसके जो जलीय भाग का विस्तार है वह 80.9 है, और स्थलीय मंडल का जो विस्तार है वह 19.1 है। तो इसे 81 और 19 मान सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जलमंडल का विस्तार है और 19% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। और अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलीय मंडल का विस्तार है वह 60% है। ठीक, और स्थलीय मंडल का जो विस्तार है वो 40% है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। AMW, CWG, AS
या BSHW? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CWG। CWG जिसे शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून कहा जाता है, और गंगा के मैदान को कोपेन द्वारा इसी वर्ग में रखा गया है। किसमें? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। ठीक है, शुष्क शीत ऋतु मानसून, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है? कपास, जूट, चावल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पक्षियों का आश्रय स्थल और राज्य। केवलादेव घाना यह राजस्थान में है, वेदाथंगल तमिलनाडु में है, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, सलीम अली मध्य प्रदेश। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है यह आपके मध्य प्रदेश में न होकर के कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा कहाँ उगाया जाता है? कुवैत, यमन, ओमान या फिर ईरान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यमन में। अगर मोका कहवा की बात करें, अगर अरब प्रायद्वीपीय देश जो है उसमें अगर बात करें तो वहाँ उस अरब प्रायद्वीपीय देशों में सबसे अधिक वर्षा जो है वो यमन में होती है, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा या कॉफ़ी की जो कृषि है वो की जाती है, ऑप्शन भी सही है। इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? लोनार, एवरनस झील, जिनेवा झील या फिर टिटिकाका झील? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जिनेवा झील। जिनेवा झील जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह एक भूकंपकृत झील है। जिनेवा झील स्विट्जरलैंड में स्थित एक भूकंपकृत झील है, जबकि लोनार झील भारत में स्थित है और यह क्या है? क्रेटर झील का उदाहरण है, भारत में स्थित क्रेटर झील है। ठीक, और एवरनस झील की अगर हम बात करें यह इटली में स्थित है और यह भी क्रेटर झील का उदाहरण है। टिटिकाका झील यह भी बोलीविया में है और यह भी जो है आपके बोलीविया में है और यह भी जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। तो लोनार झील, एवरनस झील, टिटिकाका झील यह सब क्या है? क्रेटर झील है, जबकि जिनेवा झील जो है वह ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो नदी, उस नदी का नाम क्या है? कांगो, जायरे, नाइजर, नील या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, और नाइजर नदी जो है इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत का 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, 320 ईस्वी में। ठीक है, और कली संवत्सर या कल की संवत या 3102 है। ठीक, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 3102 ईसा पूर्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3142। पुस्तक एलाइव द वंडर जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन किया गया था, इसके लेखक कौन है? रोजर ड्रेक, जेड हॉलवेल, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलवेल। और इसी के रिपोर्ट पर हॉलवेल की रिपोर्ट पर ही ब्लैक होल घटना का जो आज वर्णन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसने जो है आंखों से देखा था, कि ऐसा कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है किसी किताब में कि हॉलवेल खुद उन 146 लोगों को जो उसमें रखा गया था एक घर में, एक कमरे में, उनमें शामिल था, जिसमें से 123 लोग मर गए थे और मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कराने में सक्षम करने वाला अधिनियम कौन था? एक्ट या आपका 9 1850, एक्ट 21 1850, या फिर से एक्ट 15 1850 या एक्ट 14 1850? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक्ट 21 1850 द्वारा वे हिंदू जो ईसाई धर्म में स्वीकार कर लिए गए, ईसाई धर्म में स्वीकार कर लिए थे, उन्हें उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था। पहले ये था कि जैसे अगर हिंदू धर्म को छोड़ने वाले को उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे बहुत से हिंदू जो ईसाई बनना चाहते थे वो भी इसी डर से ना बनते थे। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ों द्वारा यह प्रावधान किया गया, यह एक्ट 1950 में 1850 में एक्ट पारित किया गया, और उस एक्ट के अधिनियम के 21वें धारा के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो हिंदू ईसाई धर्म में स्वीकार कर रहे हैं उन्हें धारा 21 के तहत उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है? तुजू के बाबरी, कानून ए हुमायूनी, हुमायूंनामा या फिर तारीख रसीदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानून ए हुमायूनी। ऑप्शन बी सही है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देवराय द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान लड़ाकों को भर्ती किया था। आपको बताना है इसका गलत आंसर क्या है। इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी नहीं, यह विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो है वह पेनुकोंडा थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी। निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था किसका? बलबन का, अकबर का, इल्तुतमिश का या फिर इब्राहिम लोदी का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। ऑप्शन सी सही है। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड विलियम बैटिक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। जिस समय सिंध विलय हुआ था, सिंध विलय कब किया गया था? 1843 में सिंध का विलय किया गया था, और यह जो है 1842 में इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थे। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्यक और जैन ग्रंथ, पुराण और बौद्ध ग्रंथ या फिर वेद और उपनिषद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराण और बौद्ध ग्रंथों से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और महापद्म नंद के 8 उत्तराधिकारी थे, और इसका अंतिम जो शासक था वो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? रियासत दिया गया शासक, वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन प्रथम, राष्ट्रकूट वंश का शासक दंतिदुर्ग, पल्लव वंश का सिंह विष्णु और चालुक्य वंश का राजराज प्रथम? आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराज प्रथम जो है 985 से 1014 ईस्वी इसका शासन था, और यह चोल वंश का महान शासक था, न कि चालुक्य वंश का। चोल वंश का महान शासक था, और इसी के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था, पहला शासक था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मामलुक या दास वंश का संस्थापक था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों जैसे इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली, इसको उसके द्वारा सुव्यवस्थित किया गया था, और उसके साथ साथ राजधानी को भी दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान जो है पैगंबर के बाद है, और सुल्तान जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, और सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबत एक खुदाई है। यह किसका मानना था? बलबल का।
ऑप्शन बी जो है सही है। बलबन के बारे में ये सभी ये कथन जो है वो सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? नूह ए सिपेहर, आशिका, खजाइनुल फुतूह या तारीख सुल्तान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है और इसमें इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा गया है। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये सभी पदवियों से इसे विभूषित किया गया है। किसमें? खजाइनुल फुतूह में, और जिसकी रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक ने हजार सितून का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर बलबन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में दिल्ली में हजारा सितून या हजार स्तंभों वाला महल जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। जमायत खान मस्जिद, श्रीनगर, हौज ए खास, इन सब का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसके समय उस साम्राज्य के प्रांतों की जो संख्या है वह 23 थी और इसी के द्वारा अकाल संहिता तैयार करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवारे इस्तिहाक क्या थी? दीवाने इस्तिहाक क्या थी? एक खैराती अस्पताल था, एक दानशाला, रोजगार विभाग या फिर पेंशन विभाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया दीवाने इस्तिहाक यह एक प्रकार का पेंशन विभाग था जो निर्धन और वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ कवि दिए गए हैं और आश्रयदाता। कौन सा कवि जो है किसके राज दरबार में निवास करता था उससे आपको मिलान करना है। हेमचंद की अगर हम बात करें, हेमचंद जो है वह कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हरिशेर जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 4 2 3 1। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था यह सिद्ध होता है महरौली लौह स्तंभ से, खारवाल के हाथी गुम्पा अभिलेख, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख या पुलकेशिन द्वितीय के एहुल अभिलेख? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि उस समय रुद्रदमन के समय चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त था और इसी के द्वारा सिंचाई के लिए बांध निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या फिर योग मार्ग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्म मार्ग। पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। एक मिनट, ये शायद कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 42 का बताना है कौन सा कथन सही होगा, 1 3 1 2 केवल एक या तीनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा था, यह विकल्प जो है गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो सुलेमान नामक अरब यात्री उस समय भारत की यात्रा पे आया था और इसने अपने यात्रा वृतांत में पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली बताया था और इसी के द्वारा कहा गया था कि पाल साम्राज्य रूहमा कहा था। ठीक है, अर्थात पाल साम्राज्य को इसी के द्वारा रूहमा कहा गया था। ठीक है, तो वो अब्दुल रज्जाक नहीं, वो कौन था? वह जो है सुलेमान था, सुलेमान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमोघवर्ष, प्रवर सेन प्रथम, कृष्ण प्रथम या कृष्ण तृतीय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
सी, कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के एक कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कृष्ण जो जो आपके राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है, यह जो है कृष्ण राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। और जो राष्ट्रकूट थे वह बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था, जो चालुक्य शासक था, जो राष्ट्रकूट शासक था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। और राष्ट्रकूट जो थे वह बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चोल प्रशासन में वेली क्या था? भूमि माप की इकाई, सोने का सिक्का, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान या सैन्य इकाई की टुकड़ी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि माप की इकाई थी। और चोल प्रशासन में राजस्व का जो प्रमुख साधन था, मुख्य साधन था, वह भू राजस्व ही था। ठीक है, और भूमि माप की इकाई क्या थी? उस समय की वेली थी। और उस समय सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? युक्ति युक्तता सिद्धांत, विधि का शासन, समाजवादी राज्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन। आपको बताना है कौन मूल ढांचा में के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी राज्य या मूल ढांचे में शामिल नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचे की संकल्पना आई थी, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, विधि का शासन, युक्ति युक्तता का सिद्धांत, ये सभी क्या है? ये सभी जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत इन सबको किसी न किसी वर्ड में शामिल किया गया। जबकि समाजवादी राज्य की संकल्पना यह मूल ढांचा में शामिल नहीं है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? अनुच्छेद 86, 111, 112 या फिर 93। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया, शक्ति दी गई है। और राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार की वीटो शक्ति जारी की जाती है। एक होता है अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो। अत्यांतिक वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखना, यह अत्यांतिक वीटो के अंतर्गत आता है। निलंबनकारी वीटो, विधायिका द्वारा इसे साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। और जेबी वीटो, यह विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न लेना। ठीक है, जैसे कि विधायिका से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ना उसे वापस लौटाए, ना ही उस पर हस्ताक्षर करे, बस वो टेबल पर पड़े रहने दे, तो वो क्या है? वो जेबी वीटो है। और जेबी वीटो का सबसे लंबे समय तक प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, मूल संविधान में जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहिनी जैन मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया था। ठीक है, मोहिनी जैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था, जिसके बाद संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना उनका या शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है।
स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है? सीबीआई, ईडी, एनआईए या फिर एसएफआई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसएफआई। एसएफआई जिसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में की गई थी। अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो स्टॉक मार्केट में घोटाले वगैरह किए जाते हैं उनकी जांच करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण नहीं विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं बुलाया जाता है। ठीक, केवल साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इन दोनों पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता, धर्म आचरण की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही। विधि के समक्ष समता और धर्म की स्वतंत्रता, यह दोनों अनुच्छेद भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जबकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, जबकि अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 ये भी जो है विदेशियों को प्राप्त है। धर्म आचरण की स्वतंत्रता 25 ये भी जो है विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि लोगों के जो भारतीय नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और यह सामाजिक सौहार्द हो गया, लैंगिक समानता या फिर से आपका ये जो अपराध उद्दीपन या फिर से अन्य किसी भी आधार पर अगर वो समाज के हित में नहीं है, ठीक है, तो उसके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत। एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह तक। 2 माह तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद अगर हम बात करें, अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 के तहत संसद, अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 के तहत संसद और अनुच्छेद 190 सब क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर वह लगातार 2 माह तक सदन से अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही, मतलब दोनों विकल्प आपके सही हैं। औरंगजेब जो है इसी सिलसिले का संबंधित था। औरंगजेब जो है वह नक्शबंदी सिलसिले का ही अनुयायी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनकी उपाधि या इनका उपनाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया का जो उपनाम है इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद के नाम से जाना जाता था। शेख नसीरुद्दीन अहमद को इन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता था और बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम कहा जाता था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 1 2 4।
निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? दुआर्टो बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नुनीज या फिर रॉल्फ फिच? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डुआर्टो बारबोसा। यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर गया था। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली था और यह भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में गया था। फर्नाओ नुनीज यह भी पुर्तगाली था और यह घोड़े का व्यापारी था और यह अच्युत राय के शासनकाल में गया था। अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर गया था। रॉल्फ फिच जो है यह एक अंग्रेज व्यापारी था और यह अकबर के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाममात्र के राजा रह गए थे? संगोला की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि या फिर वशीन की संधि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगोला की संधि 1750 द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? टिप्पू द्वारा नेपोलियन से पत्र व्यवहार, वेलेजली को मार्क्वीस की उपाधि, टिप्पू की मृत्यु या अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा मैसूर को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया गया था। अंग्रेजों ने मैसूर के एक छोटे से राज्य को बनाए रखा और उस पर जो है ये अडयार वंश के शासक, उनका एक लड़का था कृष्ण राय, उनको बिठा दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वाडिवास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी और पुर्तगाली या पुर्तगाली और डच? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य वाडिवास का युद्ध हुआ था। और यह कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वाडिवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था काउंट डिलाली ने, और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनकी शुरुआत कब किया गया था उससे आपको सम्मिलित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, इसकी शुरुआत 9 मार्च 2015 को की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन डी सही है। क्रय शक्ति समता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैसल द्वारा किया गया था। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किया गया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या बेंगलुरु कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहा जाता है। इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। यह सही है कि हाँ यह विश्व बैंक IDA जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यह विश्व बैंक की एक रियायती खिड़की है, सही है। लेकिन इसकी ब्याज की दर निम्न होती है, ये भी सही है। लेकिन इसकी जो अवधि होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम नहीं अधिक होता है। और यह जो है बेसिकली 40 वर्ष लंबी अवधि का ऋण जो है वह प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ संस्था दिया गया है, उसका स्थापना वर्ष। बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था 1997 में, G15 का 1989 में, इप्सा 2000 ईस्वी और ब्रिक्स जो है 2009 ईस्वी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इप्सा की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह है भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का यह त्रिपक्षीय संगठन है। ठीक है, इप्सा जो है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। बिम्स्टेक का 1997 में, G15 का 1989 में, ब्रिक्स का 2009 में और इप्सा का 2003 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश सबसे अधिक होता है? सोना में, रुपए में, कृषि भूमि में या फिर आवासीय प्लांट में? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
तरलता जो है सबसे अधिक होती है रुपए की, ठीक है। जबकि सोना, कृषि भूमि, आवासीय प्लांट, यह इनकी तरलता का स्तर जो है रुपए से कम होता है। या फिर से अगर इसमें भी अगर हम देखा जाए तो सबसे कम तरल इसमें क्या हो जाएगा, कृषि भूमि हो जाएगा। उसके बाद जो है आवासीय प्लांट, उसके बाद सोना। सबसे कम तरल इसमें क्या है, सबसे कम तरल है आपका रुपया। नेक्स्ट देखिए, गिग इकोनॉमी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। अस्थायी रोजगार इसमें कम होता है, अल्प समय के लिए इसमें काम मिलता है, और एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, और कुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है यह गिग इकोनॉमी मुख्य रूप से इसमें कुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, या कुशल श्रमिकों को ही इसमें रोजगार मिलता है। और यह अस्थायी रोजगार इसमें कम होता है, यह कम समय के लिए होता है, और एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक ऑफिस या कह सकते हैं कंपनियों में काम कर सकता है, और इसे ऑफिस गिग इकोनॉमी में ऑफिस जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात आईपीओ के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन किया जाता है, या मार्केट से पैसा प्राप्त करने की एक विधि है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्राइमरी मार्केट में शेयर लाना। इसका बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आईपीओ लाने का मतलब ये है कि कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होने जा रही है, और आईपीओ जो लाया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वह बिना शेयर मार्केट की भूमिका के आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष में प्रचलन में लाया गया था, 1950, 1957, 1954 या 1985। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में आरबीआई द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, या फिर निर्यात को बढ़ावा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। यह जो है चालू खाते के घाटा को बढ़ाएगा, न कि कम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।